वेलकम टू एके भारती ट्यूटोरियल्स। सब्सक्राइबर और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। चलो दोस्तों, इस लफड़े को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कणों की विशेषताएं देखे थे और ठोस द्रव्य गैस के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि ठोस द्रव्य और गैस आपस में कैसे एक दूसरे में परिवर्तन होते हैं। कुछ साधारण सी चीज़ें तो तुम्हें पता ही होंगी, जैसे हम ठोस का ताप बढ़ाते हैं या गर्म करते हैं तो वो द्रव्य में परिवर्तन हो जाता है, और हम द्रव्य को गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तन हो जाता है। जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव्य में बन जाती है, और द्रव्य को और ज़्यादा ठंडा करें तो वो ठोस बन जाता है। और जब कोई ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन। और जब द्रव्य ठोस में परिवर्तन होता है तो उसे जमना कहते हैं। द्रव्य जब गैस में परिवर्तन होता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं, और जब गैस द्रव्य में परिवर्तन होता है तो उसे बोला जाता है संघनन। और जब गैस सीधा ठोस बनती है या कोई ठोस सीधा गैस बनता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये सब तो हो गई बेसिक सी बातें। अब थोड़ा अंदर की बातें करते हैं टॉपिक में। तो चलो शुरू करते हैं। ठोस से द्रव्य में परिवर्तन से इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा बर्फ़ से पानी। तो यार, जब हम बहुत सारी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े एक बीकर में रखते हैं और तापमान मापते हैं तो वो हमें 0 से नीचे मिलता है, -20 या -25 डिग्री सेल्सियस मान लो। और अभी हमने पढ़ा था, अगर किसी ठोस के द्रव्य में परिवर्तन करना हो तो उसे गर्म करो। तो अब अगर हम इस बीकर को आग के नीचे रखें तो हम देखेंगे कि तापमान -25 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। उसके बाद -10 डिग्री, फिर -5 डिग्री, और फिर से वो आएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। और जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आता है, हम देखते हैं कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है और पानी में बदल जाती है, और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस द्रव्य में परिवर्तन होता है उस तापमान को हम उस चीज़ का गलनांक बोलते हैं। यानी बर्फ़ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही सारी बर्फ़ पानी में परिवर्तन हो जाती है तब दोबारा से तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। वो 5 डिग्री, फिर 10 डिग्री, फिर 15 डिग्री, और ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो यारो, जब 1 किलोग्राम बर्फ़ 0 डिग्री पर होती है और तब जब हम उसको गर्म करते हैं ताकि वो 0 डिग्री सेल्सियस के 1 किलोग्राम पानी में परिवर्तन हो जाए, तो इस तापमान को हम संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। चलो एक बात दोबारा बता देता हूँ। हमने माना था कि बर्फ़ की थी -25 डिग्री सेल्सियस, पर तब हमने थोड़ी उसे उष्मा दी थी, मतलब कि गर्म की थी, तो बर्फ़ का तापमान हो गया -20 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही करते करते वो 0 डिग्री पर आ गया। लेकिन जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ को उष्मा दी तो वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में परिवर्तन हो गया। अब अगर तुम देखो तो हमने उष्मा दी थी लेकिन तापमान तो बदला ही नहीं। तो ये जो उष्मा है ये कहाँ गई यारो? ये उष्मा बर्फ़ के कणों ने ले ली, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई और वो सब कण अलग अलग हो गए और वो बर्फ़ पानी में बन गई। वैसे तो गतिज ऊर्जा इन कणों की पहले भी बढ़ रही थी। हमने पढ़ा था ना, तापमान बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। लेकिन इस पॉइंट पर क्या हुआ कि कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये एक दूसरे से अलग हो गए और बर्फ़ पिघलकर पानी बन गई। और ये जो 1 किलोग्राम बर्फ़ को पानी में परिवर्तन करने के लिए उष्मा की ज़रूरत होती है उसे हम संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। यारो, अगर तुम्हें याद हो तो हमने पानी 15 डिग्री तक पहुंच गया था। यारो, अगर तुम्हें याद हो तो अपना पानी 15 डिग्री तक पहुंच गया था। अब अगर हम उसे और गर्म करते हैं वो धीरे 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, फिर 35 डिग्री, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तब तुम देखोगे पानी अपने आप कम होता जा रहा है। तुम्हें लगेगा बीकर लीक तो नहीं हो रहा, या फिर इसमें से कोई स्ट्रॉ डालकर पानी तो नहीं पी गया। फिर तुम्हें याद आएगा कि ये तो वाष्पीकरण हो रही है, यानी द्रव्य गैस में बदल रहा है, और ये जो
वाष्प हवा में जा रही है उनका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो यारो पहली चीज़ तो ये है कि जिस तापमान पर द्रव्य गैस में परिवर्तन होती है उसे हम उस चीज़ का क्वथनांक कहते हैं। यहाँ पर पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरी चीज़ यहाँ पर भी वही हुआ है, जब हम ऊष्मा दे रहे थे तब पानी का तापमान बढ़ रहा था, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद जब हमने ऊष्मा दी तब वो 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में परिवर्तन हो गया। यानी ऊष्मा तो दी परंतु तापमान नहीं बढ़ा। ये ऊष्मा पानी को भाप में परिवर्तन करने में प्रयोग हो गई। जो ऊष्मा 1 किलोग्राम पानी को भाप में परिवर्तन करने में लगती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस आने के बाद पानी के कणों की गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पानी से अलग होकर हवा में चले जाते हैं। वैसे मैं बता दूं, तापमान का SI इकाई केल्विन होता है। मैं शुरू से सेल्सियस बोलता आ रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे सेल्सियस को केल्विन में बदलना बहुत आसान है, बस 273 जोड़ दो, यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस होगा 373 केल्विन, 50 डिग्री सेल्सियस होगा 50 प्लस 273 यानी 323 केल्विन। देखा आसान हो। वैसे अगर मान लो प्रश्न आ गया कि बताओ किसके पास ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी में या फिर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में, तो क्या बताओगे? शाबाश, परीक्षा में भी ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना। और अरे भैया अभी तो बताए थे 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसे, वैसे अगर मान लो प्रश्न आ गया कि बताओ किसके पास ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी में या फिर 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में, तो क्या बताओगे? शाबाश, परीक्षा में भी ऐसे ही चुपचाप बैठे रहना। और अरे भैया अभी तो बताए थे 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को जब हम ऊष्मा देते हैं तो उसे और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो वो 100 डिग्री की भाप में बदल जाता है। तो साधारण सी बात है ना, 100 डिग्री सेल्सियस की भाप के पास ज़्यादा ऊर्जा होती है 100 डिग्री सेल्सियस पानी से। चलो अब फटाफट ये बता दो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी, अब इन दोनों में किसके पास ज़्यादा ऊर्जा होगी? अरे बढ़िया, सही उत्तर दिए हो, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के पास। और कारण रहेगा वही, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के कणों को संघनन की प्रसुप्त ऊष्मा से और भी ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। अब संघनन का उदाहरण तो तुम्हें पता ही है, जैसे ही तुम एक ठंडा गिलास का पानी बाहर रखते हो तब उसके अगल बगल कुछ समय बाद पानी सा आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गिलास को पसीना आ रहा है, वहाँ पर जो हवा में वाष्प होती है वो ठंडी होकर पानी बन जाती है। जमना का उदाहरण हो जाएगा कि तुम पानी को फ्रिज में रख दो और ठंड वजह से वो पानी जमकर बर्फ बन जाएगा। अब आते हैं उदरपातन पर, तो इसका बेस्ट उदाहरण है सूखी बर्फ, जिसे इंग्लिश में ड्राई आइस कहते हैं। देखो साधारण बर्फ होती है H2O, लेकिन जो सूखी बर्फ होती है उसका फॉर्मूला होता है CO2। यानी जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देते हैं तब वो गैस से ठोस में परिवर्तन हो जाती है और ये दिखने में भी बर्फ़ के ही टुकड़े जैसे दिखती है। और अगर हम सूखी बर्फ़ को ऐसे ही रख देंगे तो वो सीधा गैस में परिवर्तन हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ से भाप निकल रही हो। कभी तुम अगर किसी महंगे से आइसक्रीम दुकान पर जाओगे और उन्हें कहोगे आइसक्रीम पैक कर दे, तो वो हमेशा सूखी बर्फ़ के अंदर डाल के देते हैं ताकि वो आइसक्रीम पिघल ना पाए। यारो आइसक्रीम का नाम सुन के तो मैं भी पिघल गया हूँ। सोचा तो यही था, इस एपिसोड में पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अब मुंह में आ गया है पानी। अब तो एक आइसक्रीम ब्रेक बनता है। तो चलो बाय बड़ी, मिलते हैं अगले एपिसोड में।